देश में इलेक्शंस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड आप देख पाओगे कि ऑपोजिशन के द्वारा एक लोकतंत्र बचाओ रैली यहाँ पे दिल्ली के अंदर निकाली गई, जिसके अंदर बात करी गई कि झारखंड के जो सीएम हैं सोरेन जी, जो हुआ करते थे बेसिकली, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, इन सबको अरेस्ट किया गया। कांग्रेस पार्टी के जो खाते थे उनको फ्रीज कर दिया गया। तो इस तरह की बातें यहाँ पे करी गई। देखो, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमें इन चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयर जरूर होना चाहिए, पर कोशिश करनी चाहिए कि हम बिल्कुल न्यूट्रल ढंग से इन चीज़ों को पढ़ें और एग्जाम्स के स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ें, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट एक अवेयर सिटीजन की तरह हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि दुनिया भर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो आप जानते होंगे जैसे आपका एग्जाम जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका 16 जून को एग्जाम भी है। तो लगभग 75 डेज अब बच चुके हैं। ठीक है, मार्च महीना खत्म हो चुका है, नया महीना अप्रैल का यहाँ पे आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को इंश्योर यही करना है कि जो आखिरी के लगभग ये 75 डेज हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ 75 डेज ना, आपके दिमाग में ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि यार मैं थोड़ा और पढ़ सकता था, थोड़ी और मेहनत कर सकता था और बेहतर इन चीजों को यूटिलाइज कर सकता था। तो यही एक 75 डेज पे एक अपने आप के लिए एक वेकअप कॉल मान लीजिए, या जो भी आप कहना चाहते हो, ताकि आप समझ पाओ कि आने वाले डेज को मैं कैसे अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से यूज कर सकता हूँ, ताकि जब मैं 75th डे पे आऊं, जिस दिन मेरा एग्जाम होगा, उस दिन मुझे ये ना लगे कि यार मुझे रिग्रेट ना रहे दिमाग के अंदर कि काश मैंने थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो शायद इस बार का प्रीलिम्स अच्छे से निकल गया होता। चाहे वो सी सेट हो या जीएस की बात हो, दोनों के लिए मैं सेम बातें आप सभी के लिए कर रहा हूं। तो अपने आप से आप ये डेफिनेटली एक प्रॉमिस आज लीजिएगा एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ 75 डे आप खुद रियलाइज करोगे कि जो प्रॉमिस आपने अपने साथ लिया था ना, ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। इसके साथ ही देखो, मैंने छोटा सा एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीलिम बूस्टर के अंदर ही, जहां पर हम ना जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज रही हैं उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बल्कि आप लोग कोशिश करोगे इनके आंसर्स देने की नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर नेक्स्ट डे हम उसको अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। ऐसा आंसर देने वाली टेक्निक मैं ज्यादातर अपने क्वेश्चंस में इसलिए यूज करता हूँ ताकि ना आप भी थोड़ा अपने एंड पे एफर्ट लगाओगे। मेरी बताई हुई चीज शायद उतनी आपको ना याद रहे लंबे टाइम तक, पर अगर आपने खुद उस चीज को विजुअलाइज किया होगा, खुद अपने दिमाग में थोड़ा सोचा होगा ना, और खुद एक बार आंसर दिया होगा या गलत किया होगा, तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। इसलिए कोशिश किया करोगे इन चीजों को कमेंट करने की, फिर नेक्स्ट डे तो हम डेफिनेटली उनका आंसर डिस्कस कर ही लिया करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ई विजिल सिटीजन ऐप। अब ये क्या चीज है? देखो, जैसा मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस आ रहे हैं देश के अंदर, तो आप जानते हो देश में क्या लगा हुआ है सर? एमसीसी लगा हुआ है। व्हाट इज एमसीसी? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बिल्कुल सही बात है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, डेफिनेटली आपके पॉलिटिकल पार्टीज को, आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं, पर क्या वो फॉलो होती हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, बहुत सारी उनकी वायलेशंस देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं दारू बट रही है, कहीं पर कुछ फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं, कहीं पेड न्यूज हो गया, हेट स्पीच हो गया, प्रॉपर्टी डिफेसमेंट हो गया, पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, राइट, वोटर ट्रांसपोर्टेशन, फायर आर्म्स हो गया, इस तरह की अलग अलग चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें आती हैं आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी के वायलेशंस के अंदर। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने सोचा यार एमसीसी की इतनी सारी वायलेशंस होती हैं, तो क्यों ना थोड़ी पावर हम सिटीजन्स या नागरिक के हाथ में दे दे। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या पावर दे दी सिटीजन्स के हाथ में? सिटीजन्स को बोला गया कि यार आपको कहीं एमसीसी का वायलेशन देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये ऐप है सी विजिल ऐप, ठीक है, आप इस पे जाइए, अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए, जो भी आपको जगह पे दिख रहा है जहां पर ये कुछ भी ये चीज होती हुई देखने को मिल रही है, इन सभी चीजों में से आप उसकी फोटो या वीडियो हमें शेयर कर दीजिए इस ऐप के ऊपर। इस ऐप के अंदर जीपीएस भी लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ना जिस जगह के ऊपर ये वायलेशन हो रही है, तो ईसीआई के पास वो डेटा भी पहुंच जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी, फिर उसका आप स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए ये ऐप यहाँ पे बनाई। और आपकी अगर मैं बात करूँ ना, ईसीआई इन्होंने ये भरोसा किया कि हम कोशिश करेंगे 100 मिनटों के अंदर आपकी जो कंप्लेंट है उसका निपटारा हो जाए। आप लोग सोचोगे सर 100 मिनटों के अंदर कैसे हो पाएगा ये चीज? देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे ही एक सिटीजन ने क्या किया, एमसीसी वायलेशन इंसिडेंट शेयर किया, तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल यूनिट जो होगा वो अलॉट करेगा फ्लाइंग स्क्वाड को। वो आपके घर के या आपके एरिया के आसपास कोई भी हो सकता है। वहां पर 15 मिनट के अंदर वहां पे उनकी टीम वहां पे पहुंच जाएगी जहां पर भी वायलेशन हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली वहां पे इंक्वायरी करके रिपोर्ट करके वो रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट भेजेगी कि हाँ, या तो
उस कंप्लेंट को ड्रॉप कर दिया जाएगा या डिस्पोज कर दिया जाएगा या फिर उसको आगे एस्केलेट कर दिया जाएगा 50 मिनटों के अंदर। तो 100 मिनटों के अंदर इस तरह से निपटारा हो जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जब से एमसीसी स्टार्ट हुआ है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा है, टोटल 79,000 जो कंप्लेंट्स थी वो यहाँ पे अभी तक रिसीव हो चुकी हैं। इनमें से 99% कंप्लेंट्स का निपटारा हो चुका है एंड 89% जो कंप्लेंट्स थी उनका निपटारा 100 मिनट से कम टाइम के अंदर हो चुका है। तो दरअसल में जो सी विजिल ऐप है ना, उसके दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स माने गए हैं। एक है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड दूसरा है स्पीड। तो ईसीआई ने बोला है कि भैया हम इन दोनों पिलर्स के ऊपर काम कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं ये इसी डायरेक्शन में ये चीज दिखा रहे हैं। आई होप आप एम समझ गए होंगे किस तरह से यूजर इसके ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं वायलेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। साथ ही साथ जीपीएस वगैरह है, ट्रैक कर सकते हो प्रोग्रेस को एंड कहीं ना कहीं अनोनिमसली इसको आप केस को रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो यूजर फ्रेंडली है काफी हद तक, ऑडियो वीडियो कैप्चर ये सारी चीजें कर लेगा। 100 मिनट का काउंटडाउन होगा ताकि आपकी कंप्लेंट का निपटारा हो पाए। पार्टिसिपेशन इससे कहीं ना कहीं बढ़ेगी एंड पॉलिटिक्स के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी हो गया एंड फ्लाइट स्क्वाड्स को आपकी पूरी जो प्रॉपर लोकेशन वगैरह है वो मिल जाएगी एंड साथ ही साथ जो पर्सन है जिसने कंप्लेंट दर्ज करी है उसकी भी प्रिवेसी का ध्यान रखा जाएगा। राइट दोस्तों, अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू पे जाके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं, कुछ आपकी और क्वेरीज होती हैं या एनीथिंग ऑन दैट एस्पेक्ट, आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं उनके साथ आपके साथ किसी माध्यम के थ्रू अब तक मैं रीच आउट कर लूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो अभी डेटा जो हमारे सामने आया है ना, उसके माध्यम से हमें यह पता लगा है कि लगभग $40.4 बिलियन या फिर 3.33 लाख करोड़ इतना ओवरसीज इन्फ्लोस हमें देखने को मिला है, जिसमें इक्विटीज, डेट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आपको कंबाइन करके आपको देखने को मिल जाएगा। देखो बात हम करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो ये एक ट्रैक रखता है आपकी जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उन सब के बारे में। इसके अंतर्गत आपका करंट अकाउंट भी होता है और साथ साथ आपका कैपिटल अकाउंट भी होता है। जब मैं बात करता हूँ कैपिटल अकाउंट की, तो उसमें जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो उसमें एक तो आ जाता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आप इसको कह सकते हो। एफडीआई और एफपीआई में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ एफडीआई की, दरअसल में ना एफडीआई आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लिस्टेड कंपनी के अंदर 10% या फिर किसी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर पैसा डाल रहा है, ठीक है ना, फॉरेन, तो कहीं ना कहीं वो एफडीआई में आता है। पर अगर यही इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनी के अंदर 10% से कम होता है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। एक्चुअली में ना मैं लॉन्ग टर्म इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो इतना बड़ा अच्छा खासा शेयर यहाँ पे आ रहा है, प्लस ये लंबे टाइम के लिए आता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट राइट दोनों यहाँ पे होते हैं एंड फोकस यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर होता है, यानी कि पैसा लग रहा है तो लंबे समय के लिए लग रहा है, वहां पे मशीनरी, प्लांट, उन सभी चीजों के अंदर लग रहा है। इन केस ऑफ एफडीआई, एफपीआई के अंदर क्या होता है, ये पैसा लगता है आपके फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, स्टॉक्स या बॉन्ड्स के ऊपर। एक्चुअल में ना यहां पर फोकस लॉन्ग टर्म ना होके यहां पर फोकस रहता है प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर, कि जैसे ही आप पैसा डालो और जैसे ही प्रॉफिट मिल गया कहीं ना कहीं पैसा वापस बाहर चला जाता है। इसीलिए बहुत तेजी से पैसा आता है, बहुत तेजी से पैसा बाहर जाता है, जिसको हम हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं और ये काफी अपने आप में हाईली वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। तो एफपीआई के अंदर क्या जाता है, आपकी अलग अलग सिक्योरिटीज, आपके फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं और काफी रिलेटिवली लिक्विड होता है क्योंकि आप बड़े आराम से पैसा यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपके स्टॉक्स हो गया, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट हो गया, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स हो गया, आपके बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया बीओपी का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपकी पैसिव ओनरशिप होती है, एफडीआई के अंदर तो आपकी एक्टिव ओनरशिप होती है। ओनरशिप तो है क्योंकि आप शेयर्स वगैरह मान लो अगर आप खरीद रहे हो, बट ऑन द अदर हैंड ये थोड़ी पैसिवली होती है क्योंकि आपका फोकस मेजरली प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर ही होता है। एफडीआई का ऑन द अदर हैंड आप जानते हो डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट यहाँ पे रहता है। बेनिफिट्स क्या है एफपीआई के, मैंने बोला लिक्विडिटी ज्यादा है, कहीं ना कहीं आप आराम से पैसा लेके अपना एग्जिट कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा फिजिबल ये रहता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ मार्केटेबल थोड़ा आसानी से होता है, रीजन बीइंग कि ये एक फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ही आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उनको बेच के आप कभी भी जा सकते हो। बाकी आप डेट और बॉन्ड के बारे में तो डेट और इक्विटी के बीच में अंतर तो आप जानते ही होंगे। डेट एक तरह का कर्जा होता है जैसे बॉन्ड्स वगैरह हो गया, लोन्स हो गया। स्टॉक्स की जब मैं बात करता हूँ तो वहां पे ओनरशिप की यहाँ पे बात होती है, इक्विटी मार्केट की। रिटर्न्स की बात करूं तो आप नोटिस करोगे कि डेट इंस्ट्रूमेंट से करते हैं वो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। इक्विटी से क्या फायदा मिलता है आपको, या तो कैपिटल गेन होता है, आपके शेयर के दाम बढ़ जाता है, या फिर कहीं ना कहीं ऑन द अदर हैंड आपको डिविडेंड्स वगैरह भी मिल सकते हैं। रिस्क की अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करोगे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर थोड़ा रिस्क
कम रहता है, क्योंकि वो तो एक कर्जा है ना, वहां पर तो आपको फिक्स रिटर्न आते रहेंगे। वेरेस ऑन द अदर हैंड इक्विटी के केस में क्या होता है, आपका रिस्क ज्यादा कई बार हो सकता है। रीजन बीइंग कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो लिक्विडेशन होता है, कंपनी को बेचा जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम के ऊपर जो पहले क्लेम किसका आता है, वो आपके आपके जो क्लेम होता है जिन्होंने आपको कर्जा दिया है उनका रहता है एज कंपेयर टू इक्विटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स वैलिडिटी ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। ये क्या है, देखो दरअसल में ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो भी एनजीओ और एसोसिएशंस का था उनको 30 जून तक के लिए उनकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है। पॉइंट पता क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ, बहुत सारी आपकी एनजीओज हैं, जिन एनजीओज की जो आपके फॉरेन फंड्स के रजिस्ट्रेशन था वो खत्म हो रहा है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। अब क्योंकि हमारे पास उतना हम उनको रिन्यू करने का जो प्रोसेसिंग का जो एप्लीकेशन का टाइम वगैरह लगता है, वो एप्लीकेशन उनकी प्रोसेस हो नहीं पा रही, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा डिले लग रहा है। तो हमने जितनी भी आपकी एनजीओ थी उनका टाइम जो था वो 30 जून तक खत्म, मतलब 30 जून तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो किसी का टाइम पीरियड था 15 अप्रैल तक का, कि 15 अप्रैल को उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाना था, पर हमने बोला कि यार नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, रिन्यूएबल एप्लीकेशन काफी थोड़ी पेंडिंग्स चल रही हैं, तो हमें शायद उतना हम ना कर पाए, उतने टाइम में प्रोसेसिंग ना कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम हमने 30 जून तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया है। देखो जब हम बात करते हैं ना एफसीआरए की, तो आप जानते होंगे कि हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी एसोसिएशंस को चाहिए होता है, वो यहाँ पे हम एफसीआरए के थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। दरअसल में ना अगर मैं बात करूँ थोड़ी हिस्ट्री की, तो 1976 आप जानते हैं इमरजेंसी का टाइम था। इमरजेंसी के समय के ऊपर एफसीआरए को लेकर आया गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था वहां उस टाइम की सरकार को कहीं ना कहीं बाहरी ताकतों का इंटरफेरेंस इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि वो इन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, उससे वो कहीं ना कहीं भारत के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से एफसीआरओ को यहाँ पे डिजाइन किया गया। एफसीआरए का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 साल के लिए होता है। एनजीओ को 6 महीने ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट के अंदर यहाँ पे रिन्यू करना होता है। इस एक्ट के माध्यम से अगर हम बात करें ना, जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस में हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर्स हो गया, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हो गया, जजेस हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गया, लेजिस्लेटर और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी पॉलिटिकल नेचर की, उनको यहाँ पे प्रोहिबिट इसके अंतर्गत किया गया है। अब देखो इसके अंदर समय समय के ऊपर अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। 2010 का अमेंडमेंट था, बट कहीं ना कहीं 2020 का जो अमेंडमेंट था ना, उससे कहीं ना कहीं बहुत हैवी टाइटर कंट्रोल एनजीओ के ऊपर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक जो मेजर जो चेंज यहाँ पे देखने को मिलता था वो ये था कि अब जो पैसा ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ना, जो उनके पास आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का जो एसबीआई की ब्रांच है वहीं पर ही लिया जा सकता है और कहीं पर भी नहीं। इसके साथ में अगर बात करूं, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए जो पैसा था, वो जितना पैसा उनके पास आया उसका 20% से ज्यादा वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए नहीं यूज कर सकते। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सरकार रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड भी कर सकती है एंड उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है फॉर एन एडिशनल 180 डेज या फिर 6 महीने के टाइम पीरियड के लिए। साथ ही साथ किस पर्पस के लिए आप यूज कर पाओगे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बताया गया। एंड साथ ही साथ आप किसी आगे किसी और को पैसा ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर भी मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम नोटिस करें, जिस भी पर्सन को यहाँ पे चाहिए तो उसको यहाँ पे आधार कार्ड डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फॉरनर के केस के अंदर पासपोर्ट एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की यहाँ पे कॉपी भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। और इसके अलावा इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट्स को भी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया है इन एफसीआरए के अमेंडमेंट एक्ट 2020 के माध्यम से। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी और इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। मान लो आपकी कंपनी को मिला तो आप आगे किसी और पर्सन या किसी एसोसिएशन को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इन सारे अमेंडमेंट्स की वजह से आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, बहुत सारे हैवी आप सैंक्शंस नहीं बोलूंगा, स्क्रूटनी मतलब, और टाइटर कंट्रोल इससे बढ़ गया है। एक दो चीजें और भी हुई हैं ओवर द टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है ना। कंप्लेनेंट जो होता है वो चार्जेस को वापस ले सकता है अगेंस्ट एक्यूज, उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। पहले ये 7 हुआ करते थे, बाद में इसको बढ़ के 12 कर दिया गया। बाकी एग्जाम्पशन लिमिट की अगर हम बात करें तो पहले वो 1 लाख हुआ करते थे, बाद में उसको 10 लाख कर दिया गया। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे एफसीआरए के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो आप लोगों ने ना ओशियन करंट्स आपने डेफिनेटली अपनी ज्योग्राफी के अंदर पढ़े होंगे, ये आपके सामने आप देख पाओगे, ये दुनिया भर के ओशियन करंट्स हैं, ठीक है ना। जैसे आप नोटिस करते हो कुरोशियो हो गया, ओयाशियो हो गया, ये सारे आप करंट जानते हो।
अब ये जो करंट्स हैं इनकी मूवमेंट क्यों होती हैं वो भी आप जानते हो। एक तो आपकी विंड्स होती हैं, उनकी वजह से उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम टेम्परेचर कैसा है, सैलिनिटी कैसी है, उसके हिसाब से आपके जो रीजन की टोपोग्राफी कैसी है, उन सब के हिसाब से अलग अलग आपके ओशन करंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम हो गया, या अपने यहाँ पे बहुत कुछ पॉपुलर करंट्स आपको देखने को मिलते हैं। पर एक करंट यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो, ये वाला नीचे, ये क्या है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, देख पा रहे हो ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, बिल्कुल सर। अब एक्चुअल में आप एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग ना डिफरेंट डिफरेंट ओशियंस आप जानते होंगे, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सब जानते होंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पे सदर्न ओशन आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर ना ये एक करंट जाता है, कौन सा, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो करंट होता है ना, ये इस तरह से मूव करता है। ये क्या है सर, ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है अराउंड द अंटार्कटिका। तो क्या है, ये ओशन करंट है जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है अंटार्कटिका के अराउंड, राइट। ये बाकी और ओशन से इसको यहाँ पे आइसोलेट करता है सदर्न ओशन के माध्यम से। अब एक्चुअली ना साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट को स्टडी किया ओवर द टाइम, कि पिछले 5.3 मिलियन ईयर्स के अंदर इस पर्टिकुलर अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट के अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या इसकी स्पीड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, एंड उस चेंजेस को हम स्टडी करते हुए इसको किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट और जो आपके ग्लोबल आपका जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। आई होप आप चीजें समझ पाए होंगे। दिस इज द लार्जेस्ट विंड ड्रिवन करंट ऑन अर्थ, इसी को अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट कहते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा करंट है जो कहीं ना कहीं अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन को यहाँ पे कनेक्ट करता है और सर्कम नेविगेट करता है एंटायर अर्थ को। एडमंड हेनली जी ने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया था। ये स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स के द्वारा प्रोपेल होता है। और मैं बात करूँ ना, जो इस बार की स्टडी हुई है, जो यहाँ पे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, उसमें ये पाया गया है कि अगर आप नोटिस करोगे तो हर साल हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे एवरेज जो मास लूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं 150 बिलियन टन पर ईयर लूज हो रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है ना। तो उतना स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं हमें देखने को मिलती, एंड साथ ही साथ ना इसकी स्पीड भी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है इस अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट की, जो ये दिखाता है कि अगर ये स्ट्रेंथ बढ़ी है 40% लास्ट 40 सालों के अंदर, तो इससे कहीं ना कहीं इसका स्पीड अप हुआ है, ठीक है ना। पानी वहां पे रिलेटिवली वार्मर हमें देखने को मिल जाएगा, तो इसका इफेक्ट वहां पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलता है, चाहे वो आइस लॉस के फॉर्म के अंदर हो गया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को इंपैक्ट करने के अंदर हो गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई हैं, एंड इसकी जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज भी हुई है। एक और टॉपिक देख लेते हैं, शिवा एंड शक्ति, टू एंशिएंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स डिस्कवर्ड बाय ईएसए जिया। देखो एक्चुअल में क्या हुआ है ना, जैसे आप लोग मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानते होंगे, पर आप लोगों ने कभी ये सोचा कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या एक ही दिन के अंदर बन गया? द आंसर इज नो, ठीक है। इसको भी ओवर द टाइम कहीं ना कहीं बना होगा। तो एक्चुअल में ना यहां पर एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा डिस्कवर क्या किया गया है, अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल्की वे गैलेक्सी के, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी कुछ स्टार्टिंग हुई होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मिल्की वे के, वो कुछ और नहीं बल्कि आपके शिवा एंड शक्ति थे। अब आप लोग सोचोगे सर शिवा एंड शक्ति, क्या यही नाम क्यों दिया गया, इन स्ट्रीम्स का नाम शिवा एंड शक्ति ही क्यों दिया गया? क्योंकि आप देखते हो हिंदू फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप जानते हो शिवा और शक्ति, वहीं से ही हर चीज कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होती है, हर चीज की शुरुआत वहीं से होती है। तो हम जब बात करते हैं ना कि यूनिवर्स की क्रिएशन, तो उसके लिए उनका नाम दिया गया है शिवा एंड शक्ति। गेटिंग इट? तो ध्यान रखना शिवा एंड शक्ति सिमिलर हैं, पर कहीं ना कहीं ये आइडेंटिकल नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए थे 12 बिलियन साल पहले हुए थे, उसी से कहीं ना कहीं मिल्की वे का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो ना, ये जो इस तरह से आपकी अलग अलग आपकी जैसे मिल्की वे है, ये कैसे बनती है? अलग अलग कंपोनेंट्स के मर्जर्स की वजह से, उनके कोलिजन्स की वजह से, अलग अलग गैलेक्सीज की वजह से चीजें कहीं ना कहीं मोशन में आती हैं। तो वहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे वो कुछ और नहीं, वो शिवा एंड शक्ति थे, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे ईच टीम का जो मास था वो लगभग 10 मिलियन सन्स के इक्विवेलेंट था। ये आइडेंटिकल नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एंड कहीं ना कहीं इन्हीं से ही आप देख पाओगे कैसे स्टार्टिंग इनकी क्रिएशन यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो शक्ति क्या मतलब, इट ऑर्बिट्स, शक्ति स्टार्स ऑर्बिट स्लाइटली फर्दर फ्रॉम द मिल्की वे सेंटर एंड इन मोर सर्कुलर पाथ देन दोज ऑफ शिवा। तो ये सर्कुलर पाथ के अंदर ज्यादा ट्रेवल करते हैं शक्ति स्टार्स एज कंपेयर टू शिवा स्टार्स। ये जो ऑब्जर्वेटरी की मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल में ना जो आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसी की आपको ये ऑब्जर्वेटरी देखने को मिल जाएगी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन है उनके द्वारा। कोशिश इनकी ये है कि आपके जो 100 बिलियन स्टार्स गैलेक्सी के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलते हैं, उनमें से 1% को यहाँ पे स्टडी करें, उनका 3D मैप यहाँ पे क्रिएट करें, ताकि हमें चीजें अलग अलग तरह की पता लगती रहे कि कैसे ओरिजिन हुआ है गैलेक्सी का, स्ट्रक्चर हम पता लग पाए। तो 2013 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, एंड सन अर्थ के जो L2 लैग्रांज पॉइंट है वहां पर उसको यहाँ पे प्लेस किया गया है।
तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन के बेस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। सैटरडे को मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका एनएसओ रिलीज करता है, ना कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सुबनसिरी रिवर की बात करें तो भैया गंगा की कैसे ट्रिब्यूटरी हो सकती है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, तो सेकंड भी गलत है। आफ्सपा की बात करें तो 1930 सिविल डिसोबीडियंट नहीं, 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वहां पर से इसकी स्टार्ट हमें देखने को मिलती है, तो तीसरा भी इनकरेक्ट हो जाएगा। हीट वेव्स वाला जो स्टेटमेंट था ये अपने आप में बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा पहला एमसीक्यू होमवर्क आपका रहेगा हिस्ट्री से, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, पॉलिटी भी कह सकते हो, हिस्ट्री जो भी आप कहना चाहो, पहला क्वेश्चन वो रहेगा। दूसरा आपका थोड़ा एनवायरमेंट से लिंक्ड है, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन की बात पूछी गई है यूपीएससी ने 2020 के अंदर। होमवर्क जो मैंने एमसीक्यू की फॉर्म में दिए थे, एक क्वेश्चन आपको दिया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। देखो अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में जो पैसा है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि सरकार ज्यादा खर्च करती है, इससे कहीं ना कहीं चीजों की डिमांड बढ़ेगी एंड उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती ही होती है। फिस्कल स्टिमुलस की बात करें, इससे भी कहीं ना कहीं पैसा मार्केट के अंदर बढ़ेगा, उससे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस की बात करूं तो यहाँ पर पता क्या होता है कि आपकी जो वेजेस होती है ना वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड है। देखो इससे इन्फ्लेशन हो सकती है पर वो डिमांड पुल नहीं, वो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन निकल के आ सकती है, तो तीसरा तो गलत है। चौथे की बात करूं परचेजिंग पावर ज्यादा होना, कहीं ना कहीं इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपकी ज्यादा इनकम होती है, उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट तो भैया आप इन्फ्लेशन रोकने की कोशिश करते हो, है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, तो पांचवा गलत है। 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। देखो एक्चुअल में ना 2021 में तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही पूछा, उसके अलावा देखो 2020 में सेम क्वेश्चन आया था, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन। और तो और छोड़ो, 2014 में भी यूपीएससी ने यही पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आखिर होता क्या है। तो आप नोटिस कर रहे हो जो हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू आएंगे, बट नहीं, एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनका जो कंसेप्चुअल क्राइटेरिया अगर हमारी अच्छी होगी ना तो हम रियलाइज करेंगे कि हम चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भैया और कुछ नहीं होता, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो कहीं ना कहीं लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, पावर उनके पास है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के पास सारी पावर है, नहीं, इवन द गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय वेरियस थिंग्स, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे गवर्नमेंट लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है ना। एंड इसका भी ये जो क्वेश्चन पूछा था 2014 के अंदर, आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर नहीं बल्कि स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चंस मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।